गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल फिफ्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 वाणिज्यिक क्रांति। कोलंबस द्वारा तथा वास्को डी गामा द्वारा नई दुनिया की समुद्री मार्गों से खोज की। इससे यूरोप के व्यापार क्षेत्र में परिवर्तन आए। अब व्यापार शहरों से निकल करके देशों के बीच हो गया। अब यूरोपियों की अरब व्यापारियों पर निर्भरता का अंत हो गया। व्यापार पर इटली के नगर राज्यों का एकाधिकार भी टूट गया था। अब यूरोप के देश पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे निकल गए थे। अब अमेरिका, चीन व भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा था। व्यापार के क्षेत्र में ये परिवर्तन इतने बड़े थे कि इसे वाणिज्यिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। विस्तार से हम वाणिज्यिक क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वाणिज्यिक क्रांति का अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार से 16वीं सदी के अंत तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र का जिस प्रकार से आर्थिक पतन होने लगा था और यूरोप में धीरे धीरे अमेरिका और एशिया में उपनिवेशों की स्थापना जिस प्रकार से करने लगे थे और विशेष तौर पर दक्षिणी अमेरिका से सोने चांदी की आमद जैसे होने लगी थी, इसके साथ ही व्यापारिक वस्तुओं में भी परिवर्तन हुआ। अब 17वीं शताब्दी में समुद्र पारीय खाद्यान्नों का यूरोप में उपभोग होने लगा। पूर्व से नील, चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन, सुदूर पूर्व चीन, जापान व निकट पूर्व एशिया माइनर से चाय व कॉफ़ी का आयात होने लगा और इन बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों से यूरोप के बाज़ारों का प्रसार होने लगा। व्यापार के नए तरीकों का विकास हुआ और ये 16वीं-17वीं की शताब्दी में यूरोप के व्यापार, अर्थतंत्र और व्यावसायिक संगठनों में व्यापक परिवर्तन हुआ। अब जिस प्रकार से व्यापार हुआ, यूरोप के देश इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया के देश, अफ्रीका महाद्वीप चारों ओर अपना व्यापारिक साम्राज्य बना लिया था और व्यापार के क्षेत्र में अब बड़े परिवर्तन होने लगे थे। अब पूरी दुनिया के साथ बड़े पैमाने पर अब व्यापार होने लगा था और व्यापार के क्षेत्र में ये इतनी बड़ी थी, ये इतने बड़े परिवर्तन थे कि इसको हम व्यापारिक या वाणिज्यिक क्रांति का नाम देते हैं। इसके उदय के कारण हैं, कोई एक कारण हम इसका नहीं कह सकते। यूरोप के समाज में अनेक परिवर्तन एक साथ हो रहे थे, जैसे पुनर्जागरण, निरंकुश राज्यों का उत्कर्ष, धर्म के सुधार, सामंतवाद का पतन, नए राज्यों का उदय और राष्ट्रीय राज्यों का उदय, भौगोलिक खोजें, आर्थिक जीवन और अब परलोक की जगह इस लोक में जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त करना, इस लोक का सुधार करना, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्हें समग्र रूप से हम वाणिज्यिक क्रांति के उदय के कारण कह सकते हैं। सबसे पहले इन कारणों में राष्ट्रीय राज्यों का उदय था। मध्यकाल में जैसे सामंतवाद का बोलबाला था, वो सामंत अर्थव्यवस्था भूमि तक कृषि से जुड़ी हुई आत्मनिर्भर थी, जो व्यापार के विकास में बाधक थी। मध्यकाल में धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। नगरों में व्यापार व व्यवसाय का उदय हुआ और इससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग अब ताकतवर हो चुका था। सामंत कमज़ोर हो चुके थे और चारों ओर अराजकता का माहौल बन गया था और नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा था और इन शासकों को धन की आवश्यकता थी। उन्होंने सेना का सुदृढ़ करना था, आर्थिक स्थिति मजबूत करना भी उनके लिए ज़रूरी था। अतः 15वीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लैंड में क्रमशः लुई 11वें और हेनरी 7 के शासनकाल में 2 शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन्होंने उनके लिए एक मुद्रा, समान मापतोल, जहाज़ों का निर्माण व बंदरगाहों का विकास किया
और इंग्लैंड अब एक व्यापारिक राष्ट्र बन चुका था। तो संक्षेप में भी अगर कह सकते हैं कि निरंकुश शासकों ने राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करके व्यापार वाणिज्य के प्रसार का मार्ग तैयार किया। दूसरा कारण था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने वाणिज्य व व्यापार के उदय एवं विकास के लिए वैचारिक आधार प्रदान किए। हम भी जानते हैं कि मध्यकाल में मानव जीवन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, जिसमें मनुष्य के परलौकिक जीवन पर अधिक बल देते थे। लेकिन अब धर्म के प्रभाव को कम किया और बौद्धिक चेतना व चिंतन की शक्ति को अब बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण ने मानववाद, प्रयोगवाद, तर्क, बुद्धि पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने बताया कि परलौकिक जीवन की बजाय इस लोक में पूरी सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। और उन्होंने धर्म के प्रभाव को कम किया और छापे खाने ने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। और इस सब कार्य के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए धन की आवश्यकता थी और इससे वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, भौगोलिक खोजें थी। यूरोप के नाविकों ने साहस, जोश और उमंग का संचार उन्होंने किया। उन्होंने नए क्षेत्रों की तलाश की। जैसे 1492 में अमेरिका की खोज हुई, 1498 में समुद्री मार्ग से भारत की खोज हुई और इनके कारण भी जो यूरोप के जो व्यापारी थे, जो नाविक थे, उनमें साहस का प्रचार हुआ। अब कई प्रकार के जहाज़ों का निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे जहाज़ थे जो हवा का पूर्ण प्रयोग करके लंबी यात्रा कर सकते थे। कंपास का प्रयोग भी इसी समय हुआ। विज्ञान के विकास से पृथ्वी व ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान का भी विकास हुआ। तो इनसे भी जल मार्गों के खोजों ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वरूप दिया और इससे भी व्यापार का महत्व बढ़ा। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन ने भी वाणिज्यिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया। पहले चर्च की पोप की सर्वोच्चता थी। चर्च में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो पोप की सर्वोच्चता के खिलाफ भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर था, उसके खिलाफ एक बगावत, वाणिज्यिक गतिविधियों को एक बगावत भी कह सकते हैं। पोप की सत्ता का ह्रास हुआ, राजाओं की निरंकुशता बढ़ी और इन्होंने चर्च की संपत्तियों को छीन लिया। अब धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति का भी समर्थन किया, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक थी। प्रोटेस्टेंट मत ने भी मध्यम व्यापारिक स्वतंत्रता और सफलता में योगदान दिया। अब उचित मूल्य ऋण पर ब्याज की स्वीकृति प्रदान कर दी गई और जिससे पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ और इससे संपत्ति को जोड़ने की प्रत्येक व्यक्ति की लालसा अब बढ़ती चली गई। धातु व मुद्रा बैंक प्रणाली ने भी वाणिज्य क्रांति में योगदान दिया। अब धातु व मुद्रा प्रणाली ने भी अब बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। पहली बार सिक्कों का प्रयोग हुआ। सिक्कों का प्रयोग कम हो गया था और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से व्यापार वाणिज्य का प्रसार हुआ। शासकों ने सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने बड़े पैमाने पर मुद्रा प्रणाली में सुधार किए। सोना चांदी यूरोप में आने लगा अमेरिका से और कई देशों ने अपनी धातु की मुद्रा शुरू की। रूस, स्वीडन जैसे देशों ने तांबे के सिक्के, कुछ देशों ने चांदी के सिक्के जारी किए। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि। 15वीं व 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड व यूरोप के देशों में जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और इसने भी वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया। जनसंख्या के ज़्यादा होने से मजदूरी सस्ती हो गई, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और उद्योगों का विकास हुआ। वाणिज्यिक विचारकों का भी योगदान इसमें काफ़ी था। थॉमस मून भी एक लेखक और व्यापारी थे इंग्लैंड के। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर भी रहा। उसने भी अपनी पुस्तक वाणिज्यवाद की गीता के नाम से प्रख्यात हुई और जिसका नाम था इंग्लैंड ट्रेजर बॉय फॉरेन ट्रेड। उसने कम से कम आयात, अधिक से अधिक निर्यात का सुझाव दिया। थॉमस मून ने अनुकूल व्यापार संतुलन पर अत्यधिक बल दिया। एंटोनियो सेरा ने भी वाणिज्यवाद पर बल दिया।
उसने कहा कि कृषि में मौसम की अनिश्चितता के कारण लाभ भी अनिश्चित होता है, जबकि उद्योगों में तो वृद्धि का नियम ही चरितार्थ होता है। उन्होंने औद्योगिक वृद्धि की नीति पर उन्होंने बल दिया। जेबी कोबाल्ट ने भी, जो फ्रांस के शासक लुई 14वें का वित्त मंत्री भी था, उसने फ्रांस में वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिलिप वॉन हॉर्निक ने भी, जो ऑस्ट्रिया का वाणिज्यवादी विचारक था, उसने ऑस्ट्रिया को स्वावलंबी बनाने के लिए देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। अन्य विचारक भी थे जिन्होंने वाणिज्यिक क्रांति को काफ़ी योगदान दिया। वाणिज्यिक क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ तो क्योंकि 16वीं शताब्दी में वाणिज्यिक क्रांति के प्रसार को समझने के लिए यूरोप की अर्थव्यवस्था में एक साथ हो रहे अनेक परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। यूरोप में स्थानीयता का अंत हो रहा था और अंतरक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही थी। भौगोलिक खोजों के साथ ही समुद्र पारी व्यापार में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे यूरोप में मुद्रा विनिमय में तीव्रता, बाजारों का विकास, नए व्यापारिक संगठनों का उदय हो रहा था। इनमें जिस प्रकार से प्रसार हुआ उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहला था अंतरक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि। इसमें सबसे पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहले 15वीं शताब्दी के आसपास ये आत्मनिर्भर था। इस क्षेत्र में इटली प्रमुख था। इटली में घनी आबादी थी और व्यापार समृद्ध था, और इसके व्यापार के प्रमुख जो नगर थे वेनिस, जेनेवा, मिलान, फ्लोरेंस आदि थे। और इस क्षेत्र में फ्रांस और स्पेन भी शामिल थे, जहाँ पर बड़े व्यापारिक नगर थे। यहाँ पूर्वी देशों से मसाले लाए जाते थे और वेनिस, जेनेवा आदि नगरों से मसाले स्थलीय मार्गों से उत्तरी यूरोप और समुद्री मार्ग से स्पेन ले जाए जाते थे। और यहाँ और भी खाद्य वस्तुओं का भी व्यापार होता था। अनाज, फल, शराब, चीनी, मछली आदि शामिल थे। व्यापार की अन्य वस्तुएं कपड़ा, रेशम, कपास, चमड़ा आदि भी प्रमुख थे। लेकिन धीरे धीरे व्यापार की दिशा बदल गई। अब नीदरलैंड और इंग्लैंड में बना माली क्षेत्र के नगरों में आने लगा था। मध्य यूरोपीय क्षेत्र में भी, मध्य यूरोप के क्षेत्रों में जर्मनी और फ्लैंडर्स के क्षेत्र प्रमुख थे। यहाँ भी बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और ये नगर भी यूरोप की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगे। मध्य यूरोप में चांदी व तांबे की पदार्थों की कीमती खानें थी और इन्होंने भी धातु व धातु पत्रों पर आधारित इनका व्यापार था। धीरे धीरे उत्पादन का विकास हुआ और यहाँ भी धीरे धीरे खनिज पदार्थों के विकास का केंद्र एंटवर्प करने लगे। धीरे धीरे धार्मिक संघर्षों ने भी, जो व्यापार जर्मनी की फर्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो धार्मिक संघर्षों ने उसे बर्बाद कर दिया और इससे जहाज रानी व्यापार भी प्रभावित हुआ। नीदरलैंड और इंग्लैंड ने इटली के व्यापारिक क्षेत्रों पर पैठ बना ली थी। बाल्टिक सागर क्षेत्र में स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, उत्तर पश्चिमी रूसी क्षेत्र शामिल थे। यहाँ 15वीं शताब्दी में यूरोप की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगे थे, और लेकिन ये प्रभाव 16वीं शताब्दी से ही सही हुआ था। यहाँ दो व्यापारिक प्रणालियाँ थी, पहली स्थल मार्गीय और दूसरी समुद्र मार्गीय। इन मार्गों के द्वारा रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं का तथा तांबे आदि का व्यापार होता था। बाल्टिक क्षेत्र उत्तरी यूरोप का अन्न का भंडार था। यहाँ से जनसंख्या बढ़ने के कारण यूरोप के देशों में यहाँ से अनाज का निर्यात होने लगा और वहाँ से कीमती वस्तुएं ये खरीदने लगे थे। इसके बाद अटलांटिक क्षेत्र में जो व्यापार हुआ उनमें हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश थे। यहाँ की व्यापार की वस्तुएं कपड़ा, मछली, शराब, नमक और रोजमर्रा की वस्तुएं थी। तो यहाँ भी जर्मनी के व्यापारी यहाँ भी काफ़ी मात्रा में यहाँ भी व्यापार करते थे। धीरे धीरे अटलांटिक क्षेत्र व्यापार में अग्रणी हो गया और जर्मनी तथा इटली के व्यापार वाणिज्य में पिछड़ने लगे। इन क्षेत्रों में डच और अंग्रेजी व्यापारी अपनी घुसपैठ बनाने लगे और एंटवर्प का व्यापार होने लगा। इसके बाद समुद्री पारीय व्यापार भी अब होने लगा था और समुद्र पारीय व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी थी। जिस प्रकार से भौगोलिक खोजें हुई और जिस प्रकार से समुद्री मार्गों की खोज हुई, उनके बाद स्पेन और पुर्तगाल ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ के नाविकों ने
दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया था और बाद में डच और अंग्रेज भी इसमें शामिल हो गए। ये कपड़े का आयात करते थे, काली मिर्चों का व्यापार करते थे तथा बदले में सोना चांदी देते थे, परंतु यह व्यापार अति लाभकारी था। कोलंबस ने भी समुद्र पर यह व्यापार को आश्चर्य रूप से बढ़ा दिया था और इसके बाद यूरोप से कपड़ा, घरेलू फर्नीचर, उपकरण, शराब व रोज़मर्रा के उपभोग का सामान अमेरिका भेजते थे। और एक और ख़ास व्यापार था इंसानों का व्यापार। स्पेनवासी व पुर्तगाली अमेरिका महाद्वीप पर बसे हुए थे। वहाँ खेती के लिए अफ्रीका के देशों से निगरो गुलामों का आयात किया। धीरे धीरे समुद्र पर यह व्यापार भी हॉलैंड तथा इंग्लैंड ने अपना प्रभाव विकसित कर लिया था। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता जिस कारण आई उसमें अंतरक्षेत्रीय व्यापार के विकास, समुद्र पारीय व्यापार के प्रसार, अमेरिकी सोना चांदी की आमद आदि ने यूरोपीय अर्थतंत्र व वित्त व्यवस्था को तीव्र गतिशीलता प्रदान की, जिससे व्यापारिक वाणिज्य क्रांति में तेजी आई। अब मुद्रा प्रणाली का विकास हो गया था। अब पहले अंतर्राष्ट्रीय सामंत अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वो सामंत युग में व्यापारिक क्रय विक्रय में कभी भी पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं रहता था। हाँ, पर इसका प्रचलन कम मात्रा में था, लेकिन भूमध्य सागरीय व्यापार के साथ साथ मुद्रा प्रणाली का अधिक विस्तार हो गया था। कई देशों में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचार था और इससे भी व्यापार को विकास बढ़ावा मिला। नई वित्तीय प्रणाली व आधुनिक बैंक। अब नई वित्तीय प्रणाली में लेन देन संबंधी नई विधियों का प्रचलन हुआ। खरीद फरोख्त में उधार की सुविधा का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र, विनिमय पत्र आदि रूप से स्वीकार किए जाने लगे थे। साख व्यापार भी बढ़ गया था और इससे भी व्यापार वाणिज्य को आसान बना दिया था। नए बैंकों का विकास हुआ, जैसे वेनिस की सरकार ने 1587 में बैंक ऑफ रेलेटो, 1593 में मिलान में, 1609 में एम्स्टर्डम में आदि बैंक स्थापित हुए। अब ये बैंक लोगों के लिए धन जमा करने के लिए सुरक्षित स्थान थे। ये व्यापारियों व्यवसायों को धन उधार भी देते थे। इससे भी व्यापार को बढ़ावा मिला। वितरण में परिवर्तन, बाजारों का विकास। 15वीं-16वीं शताब्दी में वितरण में भी विशेष परिवर्तन आने लगे थे। पहले यूरोप में व्यापारिक मेलों का प्रचलन था, उसके बाद साप्ताहिक हाट बाजार लगने लगे, मेलों में कमी आने लगी और उसके बाद स्थायी बाजार बनने लगे। स्थायी बाजार लगने के बाद एक ऐसे बाजार ने रूप ले लिया जो प्राय लगातार चलता रहता था। मेले प्राय मौसम में किसी समय विशेष पर लगते थे, लेकिन स्थायी बाजार अब लगातार चलते रहते थे। इससे नए बाज़ारों में खुले बाज़ारों से हटकर व्यापार माल गोदामों में होने लगा और माल बेचने के लिए नीलामियाँ होने लगी। बिचौलियों की संख्या बढ़ने लगी और जिससे एक व्यापारी वर्ग उभरा। संचार व परिवहन के साधनों में सुधार हुआ। इस काल में परिवहन व संचार के साधनों में काफ़ी सुधार आया। 15वीं शताब्दी तक स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में सरकारी डाक सेवाएं शुरू हो चुकी थी और इससे भी वाणिज्य व्यापार के समाचार आसानी से मिलने लगे थे। और समुद्री मार्गों से व्यापार के लिए नीदरलैंड और इंग्लैंड ने हल्के जहाज़ बना लिए थे और ये सूचना का भी कार्य इनसे होता था। संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना हो गई थी। अब क्योंकि समुद्र पार जो व्यापार था वो जोखिम भरा था, महंगा था, एक व्यापारी के बस की बात नहीं थी। अब कई व्यापारियों ने मिलकर के, कई पूंजीपतियों ने मिलकर के संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना कर ली और इससे वो प्राप्त लाभ को आपस में बांट लेते थे। इससे एक साझेदारी जहाज़ की एक यात्रा के लिए होती थी। लेकिन धीरे धीरे अस्थायी रूप से संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास हुआ और कालांतर में ये कंपनियां इतनी विशाल और दैत्याकार हो गई, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आदि। इनके पास इतनी पूंजी हो गई थी कि इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को धराशायी कर दिया और दुनिया में अपने उपनिवेश बसा लिए। कृषि व उद्योग का रूपांतरण। व्यापार के विस्तार के व बाजार के प्रसार ने कृषि व उद्योग को प्रभावित किया। अब व्यापारिक रूप से कृषि होने लगी। शहरी केंद्रों की स्थापना व बाजार के उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए गांव में कृषि और शिल्प उत्पादों का व्यापारीकरण हो गया। अनेक प्रकार के दस्तकार अब एक स्थान पर आकर काम करने लगे, उन्हें अधिक माल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से कई प्रकार के उद्योग लगने लगे और कृषि के अंदर भी अब सुधार होने लगा था। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि वाणिज्यिक क्रांति के क्या परिणाम हुए।
इस सबसे पहला इसका परिणाम था सामंत व्यवस्था को आघात। पहले सामंत व्यवस्था एक चुनौती थी और सामंत लोगों से मनचाहा जो कर लेते थे एक बुराई के रूप में बन चुका था। इससे सामंत व्यवस्था को गहरा आघात लगा और जिससे वो लड़खड़ा गई और बाद में उसका पतन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। पहले एक देश या नगरों के अंदर व्यापार था, अब व्यापार देशों से निकल करके आज पूरी दुनिया के साथ ये व्यापार होने लगा। अधिक से अधिक देशों में सोने चांदी का संग्रह करने की होड़ मच गई और इसे व्यापार संतुलन का नाम दिया गया। इसके बाद शक्तिशाली राज्यों की स्थापना। वाणिज्यिक क्रांति से पहले प्रारंभिक दिनों में यूरोप में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और सामंत और चर्च का प्रभाव काफ़ी था। इनके पास सेनाएं भी छोटी थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन अब ये महसूस किया जाने लगा कि केंद्रीय स्तर की कोई मजबूत सत्ता होनी चाहिए और पूरे देश में एक जैसे आर्थिक कानून होने चाहिए। तो धीरे धीरे व्यापारियों ने शासकों को धन देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। अब शासक सामंतों पर आश्रित नहीं था, अब बल्कि उन पर नियंत्रण करके अपनी शक्ति को बढ़ाने में सफल रहा। धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। औपनिवेशिक प्रणाली की शुरुआत। जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनी और उन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन कंपनियों ने विशेषकर पश्चिमी क्षेत्रों वाले देशों ने अधिक से अधिक नए क्षेत्र खोजने के लिए अभियान चलाए और वो उसमें कामयाब रहे। उन्होंने अपने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने के लिए वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थितियों का लाभ उठाकर वहाँ पर वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने एशिया, अफ्रीका व अमेरिका के क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित करने में वो सफल हो गए और जिसके कारण वहाँ पर औपनिवेशिक प्रणाली की शुरुआत हो गई। यूरोपीय सभ्यता का प्रसार। जैसे जैसे यूरोपीय पूरी दुनिया में गए, उनकी अपनी भाषा, धर्म, जीवन शैली, स्थापत्य कला का विकास हुआ और स्थानीय सभ्यता के गौण तत्व गौण होते चले गए और यूरोपीय की प्रमुखता बढ़ती चली गई थी। नई आर्थिक विचारधारा की उत्पत्ति। वाणिज्यवादियों ने जिस तरह का आर्थिक दर्शन व कार्यप्रणाली दी, उसने राजनीतिक व सामाजिक तौर पर एक नई विचारधारा का जन्म दिया। इस विचारधारा से पहले भी यूरोप में व्यापार अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग होता था, लेकिन इसका स्थान कृषि व उद्योगों के पश्चात आता था। पश्चिमी यूरोप में इसका इतना विकास हुआ कि इसे प्रथम दर्जे का व्यवसाय बना दिया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रारंभ। पहले के लोग थे वो परलोक को सुधारने के लिए जीवन जीते थे। चर्च का जो डर था, उस डर में यही था कि इस लोक में नहीं बल्कि परलोक के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। लेकिन अब लोगों ने इस जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने कार्य करने शुरू कर दिए थे। अब वो खरीदार बन गए थे और वो चीज़ों को उपभोग करने की प्रवृत्ति अब बढ़ती चली गई थी। अपने जीवन की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति बढ़ गई थी। औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म। जैसे जैसे वाणिज्यवाद ने अपनी जड़ें मजबूत की, वैसे वैसे एक धनाढ्य वर्ग की शक्ति मजबूत होती चली गई। उन्होंने काफ़ी मात्रा में सोना चांदी निवेश कर लिया और उन्होंने उसके इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने उसके उत्साह वर्धक परिणाम आने लगे और उन्होंने औद्योगिक व्यवस्था शुरू कर दी। और इसी से औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म हुआ। उदार आर्थिक विचारों का प्रसार। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला गया तो इससे आयात व निर्यात करों के प्रति उदार व लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। इस उदारता में व्यक्तिवाद को भी महत्व दिया गया। एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व कर रहित व्यापार को महत्व देने की बात कही, जो सभी देशों के लिए हितकर थी। यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा। अब वाणिज्यिक क्रांति के प्रथम चरण में स्पेन व पुर्तगाल का प्रभुत्व था, जबकि बाद के देशों में फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश इस मार्ग पर चल पड़े। प्रारंभ में तो इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा व शत्रुता बहुत बड़े स्तर पर नहीं दिखती थी, क्योंकि विश्व काफ़ी बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से व्यापार पूरी दुनिया में फैला, अब इन सभी देशों में प्रतिस्पर्धा फैल गई। अब वे देश एक दूसरे के क्षेत्र को छीनने की सोचने लगे और अपने क्षेत्र पर एकाधिकार छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में टकराव स्वाभाविक था। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकतर युद्धों का कारण वाणिज्यवादी भूख थी, जो उपनिवेशवादी भी हो गई थी। यूरोप के विभिन्न देश
अपने शत्रु देश के व्यापारिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। 18वीं शताब्दी में भारत के कर्नाटक के 3 युद्ध इस प्रतिस्पर्धा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। तो इतना ही। अगली वीडियो में इसी लेसन का जो दूसरा भाग है वाणिज्यवाद, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।